अदिति के घर के बाहर खड़ा ऋषि लगातार दरवाजा खटखटा रहा था। उसकी आंखों में माफी और दिल में बेपसी थी। वह चाहता था कि अदिति कम से कम एक बार उसकी बात सुने, पर अदिति ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। वह बार बार यही दोहरा रही थी कि ऋषि ने उसके साथ धोखा किया है। ऋषि की विनती सुनकर इंदुमती आगे आई और अदिति से बोली, बेटी, एक बार इसकी बात तो सुन ले। रिश्ते गलतफहमियों से टूटते नहीं, संभाले जाते हैं। पर अदिति की आंखों में आंसू थे और स्वर में दर्द। वह बोली, क्या आप सबको सिर्फ ऋषि की तकलीफ दिखती है? क्या कोई मेरी भी पीड़ा समझने की कोशिश करेगा? वह कहती है कि जब भी कोई रिश्ता टूटता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं टूटता, बल्कि उसकी आत्मा, उसका विश्वास और उसका भरोसा भी चकनाचूर हो जाता है। उसके शब्दों में इतना गहरा दर्द था कि आसपास खड़े सभी लोग सन्न रह गए। उसी समय अर्शी गुस्से से फट पड़ी। वह ऋषि के परिवार पर चिल्लाने लगी, आप सब अदिति पर दबाव बना रहे हैं, क्यों? क्या सिर्फ ऋषि की गलती को छिपाने के लिए? आपने खुद झनक और ऋषि की वो तस्वीरें देखी हैं, फिर भी आप अदिति से संयम रखने की उम्मीद कर रहे हैं। पायल ने कोशिश की कि वह शांत हो जाए, उसे समझाया कि बिना पूरी बात जाने वह इस तरह का रवैया न अपनाए, लेकिन अर्शी बिल्कुल नहीं मानी। उसने साफ कह दिया कि ऋषि ने झनक को अपने घर में रखा और यह अदिति के लिए मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। ऋषि ने जवाब में कहा कि अर्शी को उन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सारी सच्चाई वो जानती ही नहीं है। लेकिन अर्शी की आंखों में आरोप थे और लहजे में तीखापन। वह कहती है कि ये घर उसका भी है और उसे इस परिवार में दोषी ठहराना बंद किया जाए। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर झनक अनिरुद्ध से मिलती है। उसकी आंखों में पछतावे की नमी थी। वह कहती है, मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया वह सब अचानक और अनचाहा था, मुझे माफ कर दो। अनिरुद्ध उसकी बात सुनकर गंभीरता से कहता है, मुझे सब समझ आ गया है। गांव वालों ने तुम दोनों पर जबरदस्ती की थी। मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। झनक उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि अदिति का दिल और टूटे। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे समझाओ, उसे ऋषि से शादी करने के लिए मना लो। हम दोनों ने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। वह आगे बताती है कि उसने ऋषि को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए ही उसके घर आकर छुपकर रहना स्वीकार किया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं था कि वह अदिति का स्थान लेना चाहती थी। अनिरुद्ध थोड़ी देर चुप रहता है, फिर पूछता है, अब तुम क्या करोगी? झनक मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, अब मैं जा रही हूँ। जहाँ मेरी मौजूदगी से केवल गलतफहमियां बढ़ती हैं, वहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ऋषि की जिंदगी और उलझ जाए। उसकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वह अब टूटने से नहीं डरती। इधर अदिति अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी दादा भाई उसके पास आते हैं और धीरे से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि अर्शी का गुस्सा तुम्हारे लिए और दर्द भरा बना देता है, लेकिन हमें सब कुछ ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। रिश्ता कोई कागज का टुकड़ा नहीं जो एक बार फाड़ा और खत्म हुआ। इसमें कई जज्बात जुड़े होते हैं। क्या तुम एक मौका नहीं देना चाहोगी? खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए। अदिति उनकी बात ध्यान से सुनती है, लेकिन उसकी चुप्पी बताती है कि भीतर जो तूफान चल रहा है वह अभी थमा नहीं है। ऋषि अब भी बाहर खड़ा था, उसकी उम्मीदें टूटती जा रही थी। उसके मन में बार बार झनक की बातें गूंज रही थी। कैसे उसने उसे हर परेशानी से बचाने की कोशिश की थी, कैसे उसने खुद को अदृश्य बना लिया था सिर्फ इसलिए कि किसी को दुख न पहुंचे। ऋषि जानता था कि उसका रिश्ता अब दो दिशाओं में खड़ा था, एक और अदिति जो उसका वर्तमान और समाज की स्वीकृति थी, और दूसरी ओर झनक जो उसका अतीत और शायद उसका सच्चा प्रेम भी थी। लेकिन यह चुनाव अब उसके हाथ में नहीं था। अब वक्त था सच्चाई के सामने खड़े होने का। उधर झनक बस स्टैंड पर खड़ी थी। उसके हाथ में केवल एक छोटा सा बैग था और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान, जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। वह जानती थी कि उसने जो भी किया उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, और शायद यही भावनाएं एक दिन सबकी सच्चाई बनकर सामने आएंगी। अनिरुद्ध भी दूर से उसे देख रहा था, पर उसके पास जाकर कुछ कह नहीं सका। शायद कुछ बातें वक्त पर छोड़ देना ही सही होता है। दूसरी तरफ अर्शी अब अकेले अपने कमरे में थी। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अब उलझन थी। वह जानती थी कि अदिति को सपोर्ट करना जरूरी था, लेकिन जो भी हो रहा था उसमें कई ऐसी परतें थी जो वह समझ नहीं पा रही थी।
उसने पहली बार खुद से सवाल पूछा, क्या मैं जो कर रही हूँ वह अदिति की मदद है या उसकी भावनाओं पर और बोझ? ये सारी घटनाएं एक ही सवाल की तरफ बढ़ रही थी, सच क्या है, कौन सही है और किसे माफी मिलनी चाहिए? शायद वक्त ही इसका जवाब देगा, लेकिन उस जवाब तक पहुंचने के लिए हर किरदार को अब अपने अपने फैसले लेने होंगे। कुछ फैसले दिल से, कुछ समझ से, और कुछ बस मजबूरी से। अदिति के कमरे के बाहर सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऋषि अब भी चाहता था कि अदिति कम से कम उसकी बात सुन ले, इसलिए एक बार फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, एक मौका दो प्लीज, बस कुछ पल के लिए दरवाजा खोल दो। लेकिन अदिति के भीतर की दीवारें पहले ही सख्त हो चुकी थी। वह चुपचाप सुनती रही, पर उसके मन में अब कोई सवाल नहीं बचा था, सिर्फ एक कड़वा उत्तर था जो वो खुद को बार बार दे रही थी। तभी अभिमन्यु आगे आया और उसके पीछे नीलू भी। दोनों ने मिलकर अदिति से हाथ जोड़कर कहा, बेटा एक बार उसकी बात तो सुन लो। सच जानना जरूरी है, फैसला तो तुम बाद में भी ले सकती हो। मगर अदिति की आंखों में फिर वही सख्त झलक लौट आई थी। उसने दरवाजे की तरफ बढ़कर तेज आवाज में कहा, कृपया आप सब यहाँ से चले जाइए, अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। ऋषि अब और इंतजार नहीं कर सका। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम अपने इस फैसले को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो? अदिति की आवाज शांत लेकिन कठोर थी। हाँ, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। तुम्हें मुझसे कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वह कहती है, अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो, शायद झनक के साथ ही बेहतर रह पाओ। ऋषि ने झट से जवाब दिया, झनक मेरी पत्नी नहीं है। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हमने किसी दबाव में एक रस्म निभाई थी जो शादी नहीं थी। उसकी बात सुनकर अदिति की आंखें भर आईं, पर उसकी जुबान पर अब कोई नरमी नहीं थी। जो हर दिन प्रार्थना की आत्मा को घुन की तरह खा रहा था। उसने कहा था, अगर तू मुझे छोड़ने की सोच रही है तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। प्रार्थना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वह अब कमजोर नहीं थी, वह अब डरना नहीं चाहती थी। उसी वक्त अंश को जब यह पता चला तो उसने एक पल भी नहीं गवाया। उसके भीतर शाह हाउस का वही खून दौड़ रहा था जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जानता है। बिना किसी से कहे वह सीधा गौतम के घर पहुंचा और गेट तोड़ते हुए चीख पड़ा, गौतम, अगर मेरी प्रार्थना को फिर छेड़ा तो इस बार तुझे सबक ऐसा मिलेगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। गौतम ने उसकी आंखों में झांका और एक तीखी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुझे देख लूंगा, तेरी प्रार्थना को भी खत्म कर दूंगा। यह अब सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह खुला ऐलान जंग था। अंश जब लौटा तो किंजल ने घबराते हुए पूछा, क्या कराया तू? अंश की आंखों में वह आंख थी जो अभी बुझी नहीं थी। माँ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरी बहन को तकलीफ हो और मैं देखता रहूं। नहीं माँ, अब नहीं। प्रेम ने यह सब सुना और शांत स्वर में चेताया, गौतम कोई मामूली लड़का नहीं है बेटा, वह हर हद पार कर सकता है, सावधान रहना। प्रेम को गौतम की असलियत पता थी। वह जानता था कि वह किस स्तर तक जा सकता है। इधर गौतम ने अपने कुछ लोगों को फोन किया, अंश को सबक सिखाना पड़ेगा। उसने मेरे घमंड को चुनौती दी है, अब उसका डर दिखाना होगा। उसकी आवाज में एक विकृत हंसी थी, जैसे वह पहले ही अंश की हार की स्क्रिप्ट लिख चुका हो। पर उसे यह नहीं पता था कि वह किस मिट्टी से टकरा रहा है। उधर प्रार्थना ने महसूस कर लिया था कि मामला अब उसके बस से बाहर हो चुका है। पुलिस, कानून, सब बौने लग रहे थे। उसे सिर्फ एक नाम याद आया, अनुपमा। वह जानती थी, उसकी रक्षा करने कोई है तो वो अनुपमा ही है। प्रार्थना ने कांपती आवाज में अनुपमा को कॉल किया। उस वक्त अनुपमा मुंबई में थी, अपने नए सपनों की दौड़ में, मगर यह कॉल सुनते ही सब छोड़ दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं आ रही हूँ। वो फिर उसी पुराने रूप में निकल पड़ी थी, माँ, रक्षक और सच्चाई की देवी बनकर। इस बार उसका मंच कोई प्रतियोगिता नहीं था। उसका असली मकसद था अपनी बेटी को बचाना। वही अनुपमा जो एक वक्त कमजोर समझी जाती थी, अब आंधी बन चुकी थी। अगली सुबह अंश को एक कॉल आया, प्रार्थना खतरे में है। वह किसी को कुछ बताए बिना दौड़ पड़ा। जब वह लोकेशन पर पहुंचा तो देखा, गौतम अपने गुर्गों के साथ तैयार खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत और चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। गौतम बोला,
अब दिखाओ मर्द बनने का मतलब। अंश ने बिना डरे जवाब दिया, आज या तो तू गिरेगा या मैं, लेकिन प्रार्थना की इज्जत से कोई नहीं खेलेगा। उसके भीतर जैसे एक ज्वालामुखी फट पड़ा हो।